प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे लगा दो। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जल्दी से बता दो। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो सर हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि E बराबर F अपॉन में। क्यों पढ़ा है? देख रहे हो, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सर ये विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र अदिश राशि सदिश राशि होता है, आपको पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र पूछे या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, दोनों ही सदिश राशि होता है, जिसका की मात्रक एक हमारा यहां से निकालते तो न्यूटन प्रति कूलम होता है और दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। याद रखोगे, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर जो होता है ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। अच्छे से क्लास को देखना है, समझ समझ के सारे प्रश्नों को याद करना है। देखो अब दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बता दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है? तो जस्ट हमने बताया है कि E बराबर क्या होता है सर? F अपॉन Q होता है। फोर्स का विमीय सूत्र पहले निकालना पड़ेगा ना भाई, जल्दी से लगा दो। बल का क्या होता है? बल का हमारा होता है MLT इनवर्स 2 बटा में चार्ज का क्या होता है? Q का AT होता है। सबको पता है सर, आवेश का जो विमा होता है वो AT होता है। ये AT को ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी कि ML हो जाएगा। उसके बाद T जो है एक यहां से जाएगा तो माइनस में, यानी कि T इनवर्स 3 हो जाएगा और A इनवर्स हो जाएगा। देख लो ये वाला किस ऑप्शन में दिया गया बच्चा पार्टी, किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ा ही आसान है भाई, अच्छे से निकालते चलो ना, सीख जाओगे आप लोग। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? पानी का सर 80 होता है। कितना होता है सर? 80 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और करेक्ट आंसर ये लगा रहे हो। और भी पूछा जा सकता है, जैसे अगर पूछेगा निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? निर्वात का 1 होता है। अगर बेंजीन का पूछे तो बेंजीन का 2.3 होता है। ये सब याद रखोगे बच्चों, अलग से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ओके चलो फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो आवेश का विमा क्या होता है? तो जस्ट हमने बताया है सर, आवेश का विमा हम लोगों ने पढ़ा है कि आई बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी होता है। हमें क्या निकालना है? Q निकालना है। तो चार्ज के लिए Q बराबर क्या होगा? IT हो जाएगा। ये वाला यानी कि धारा को हम एम्पियर में लिखेंगे और टाइम का टाइम रह गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चा पार्टी। 4 का क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर है। याद रखना आवेश क्या होता है? ये एक अदिश राशि है जिसका की मात्रक एम्पियर होता है। याद रखोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल सॉरी आवेश का कूलम होता है सर। पांचवा नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी भी वस्तु को चार्ज देते हैं ना, तो आपको पता होगा चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि इसका द्रव्यमान बढ़ेगा भी और घटेगा भी बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखोगे, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से, विद्युत धारिता की विमा क्या होगी? ये भी बहुत आसान है बच्चों। विद्युत धारिता के लिए क्या पढ़ा है? विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है और विद्युत धारिता को C के द्वारा डिनोट करते हैं और C बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन में V होता है। चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है और ये वोल्ट का वोल्ट रह गया, यानी कि 1 फैराड बराबर जो होता है बच्चा पार्टी 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट हो जाता है। ये तो ये हो गया, लेकिन हमसे विमा
पूछा जा रहा है सर, तो यहाँ से निकालेंगे ना भाई। चार्ज का क्या होता है, चार्ज का विमा AT होता है। और ये वोल्ट का क्या होता है बच्चों, एक बार बता दो चैट सेक्शन में। वोल्ट का जो होता है वो ml2 होता है, T इनवर्स 3 होता है। क्या बच्चा पार्टी, ml2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स होता है। ये क्या है, विद्युत विभव का होता है। अगर इन सारी चीजों को ऊपर ले गए तो ये हमारा क्या होगा, M इनवर्स हो जाएगा। ये L इनवर्स, ये नीचे है प्लस तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, L इनवर्स 2 होगा। यानी कि T माइनस है नीचे में तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, T4 होगा। और A माइनस में है तो प्लस यानी कि A2 हो जाएगा। देख लो बच्चा पार्टी, ये वाला किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा, M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 6 का क्या होगा भाई मेरे, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल ही सही आंसर है। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलो। और बच्चा पार्टी एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देना, तब बहुत मजा आ जाता है भाई पढ़ाने में। तो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और जितने भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं और डेली क्लास करना चाहते हैं तो डेली शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे क्लास होता है। डेली ज्वाइन करिएगा क्लास को, एकदम मजा आ जाएगा भाई। ओके, और एक भी प्रश्न एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा, सारा जितना पढ़ाया जाएगा उसी से आने वाला है। इसलिए सारी चीजों को आप लोग याद करते चलो। चलो जी, 7 नंबर सवाल देखो, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। विभव प्रवणता dV/dx होता है, सबको पता है सर, इतना बताने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 7 का क्या होगा, ऑप्शन C बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखिए, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है बच्चों, वो शून्य हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। यहाँ पे दिया भी गया सर, द टोटल चार्ज ऑन चार्ज कैपेसिटर क्या होगा, 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर A हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, माइक्रोफैराड मात्रक है किसका। देखो बच्चों, अगर आपसे पूछे माइक्रोफैराड या फिर पिकोफैराड पूछे या फिर फैराड पूछे, ये तीनों आ रहा है तो ये विद्युत धारिता का मात्रक है। किसका है बच्चों, विद्युत धारिता का मात्रक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। ये विद्युत आवेश का कूलम होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर होता है, विद्युत फ्लक्स का वोल्ट इंटू मीटर होता है। ये सब याद रखोगे आप लोग। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होगा। देख रहे हो भाई, एक ही प्रश्न को एकदम घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है। देखो हमने बताया था कि न्यूटन प्रति कूलम आए या फिर वोल्ट प्रति मीटर आए, ये दोनों जो मात्रक है ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। देख लो कितना आसान सा सवाल है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हमने बताया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। करेक्ट आंसर B हो जाएगा। क्या होगा सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल है, आपके सामने प्रश्न दिया गया है। क्या पूछा जा रहा है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है। संग्राहक पट्टिका क्या है सर, तो आपको पता होना चाहिए कि संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे संग्राहक पट्टिका कहते हैं, और जो पट्टिका भूधृत होती है उसे संघनक पट्टिका कहते हैं। और दोनों का जो योग होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। 12 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर A होगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, 13 नंबर सवाल है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, ये हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है। सर क्या करती है, हाई वोल्टेज को ये उत्पन्न करती है। 13 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर C हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है, और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देना चाहूंगा, जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार किए गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स नहीं लिए हो तो भाई जरूर लीजिएगा, क्योंकि अभी से पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो। जिसे भी लगता है सर अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं, तो भाई घबराओ नहीं। हमारे द्वारा तैयार किया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, यानी कि उस नोट्स में वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। मात्र 50 से 60 क्वेश्चन फिजिक्स में होगा, केमिस्ट्री में होगा और बायोलॉजी में होगा। इतना क्वेश्चन को याद कर सकते हो भाई मेरे, और उसी से आएगा, ये हमारा गारंटी है। बस आप एग्जाम तक में उसे याद कर लेना, बस ये आपका दायित्व होगा। तो कॉल करिएगा, मात्र 199 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा। कॉल करिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे, और आपको मिल जाएगा बच्चों। आप हमें बताइएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो
पूछा जा रहा है विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से विभवांतर को मापते हैं, क्योंकि ये धारा को मापते हैं हम लोग एम्पियर में, और प्रतिरोध को मापते हैं ओम में। तो ये सब नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर सी होगा बच्चा पार्टी। चलो 15 नंबर सवाल देखो, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। कैसी होती है सर? अपसरित होती है। 15 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ गए, तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ चुका है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। देखो, अगर सिर्फ रहे एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो बहुत कम लगाते, आदर्श एमीटर का पूछा तो शून्य लगाएंगे, और आदर्श वोल्ट मीटर का पूछा तो अनंत लगाएंगे। बच्चों इतना को याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है किसमें? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों के मापन में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल का जवाब अगर आप लोग सी लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो भाई मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 18 नंबर सवाल है, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या है? जल्दी से बता दो। प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का जो नाम होता है उसका नाम होता है दिष्टकारी। क्या होता है सर? दिष्टकारी। 18 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए होगा। दिष्टकारी वह यंत्र होता है जो एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में ये कन्वर्ट करता है। ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, आएगा तो आप लोग लगा के आओगे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का जो अपरिवर्तित रहता है उसका नाम होता है चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। करेक्ट आंसर डी होगा बच्चों, याद रखिएगा। बोथ वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर सवाल का जवाब। चलो जी 20 नंबर सवाल है, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? पृथ्वी का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है 8.0 इंटू 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला होता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग डी को लगा सकते हो, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल देखो, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति क्या होती है? ये तो बहुत आसान है, कई बार बता चुके हैं सर, ये अवमंदित हो जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 का। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुचुंबकीय पदार्थ है भाई कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो क्या होता है? तरंग दैर्ध्य को लेमडा के द्वारा सूचित करते हैं। सर जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही जवाब? तो लेमडा बराबर क्या होता है? h बटा में m भी होता है, एम बी होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। किस ऑप्शन में दिया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 का बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, टेस्ला किसकी इकाई होती है भाई? टेस्ला देखो, टेस्ला जो इकाई है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है, चुंबकीय क्षेत्र की हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक होता है जिसका नाम होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है सर? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का ही मात्रक होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, अगर आपसे पूछे 1 टेस्ला बराबर क्या होगा तो 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सब आ सकता है बच्चों, इसलिए इसको याद रखना, ये सब संबंध में पूछता है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। वैसे विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो हमारा एक मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर होता है और दूसरा वोल्ट इंटू मीटर होता है। जो विद्युतीय क्षेत्र का पूछा तो न्यूटन प्रति कूलम होता है या फिर वोल्ट प्रति मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का पूछा तो चुंबकीय फ्लक्स का यहीं से निकालते हैं ना, तो फाई बराबर क्या होता है? बी इंटू ए होता है। बी क्या होता है? वेबर प्रति मीटर। यहां से हमने बताया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का बी होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर का बचा तो क्या बचा? वेबर बचा। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का वेबर मात्रक हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हुआ, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर हुआ, और विद्युतीय फ्लक्स का न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर और वोल्ट प्रति मीटर, ये दोनों वोल्ट मीटर दोनों होता है। ये सब याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 25 नंबर सवाल है, चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर देखो, अगर विषुवत रेखा पर पूछे तो 0 डिग्री लगाना,
और अगर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तो 90 डिग्री लगाना, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछे तब। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो बच्चों, कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम होती है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? तो ऋणात्मक हो जाएगी ना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 26 नंबर सवाल का जवाब। चलो 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है? टेंजेंट नियम के लिए कौन सा सही है ये आप लोग बता दो, जल्दी से बता दो। टेंजेंट का जो नियम होता है, यदि एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B और पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र BH हो तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी? वो हमारा होता है B बटा में BH होता है। क्या होता है सर? B बाई BH होता है। यही वाला तो निकालना है, लेकिन हमें B निकालने के लिए बोल रहा है, तो B बराबर क्या होगा? B बराबर हो जाएगा BH tan थीटा हो जाएगा। देख लो ये वाला किस ऑप्शन में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का। ये सब याद रखोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर ये वाला भी दे सकता है, इसलिए दोनों में घबरा मत जाना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर mb1 माइनस कोस थीटा। क्या होता है? W बराबर mb1 माइनस कोस थीटा। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आपके सामने प्रश्न ये रहा, बता दो। पूछा क्या जा रहा है, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वह गर्म हो जाता है, क्योंकि क्यों गर्म होता है भाई? क्योंकि उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 का क्या होगा भाई मेरे? 29 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल देखो, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? चाहे आपके सामने हो स्वप्रेरकत्व या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व या फिर सिर्फ प्रेरकत्व ही क्यों ना हो, तो आप लगाओगे सर हेनरी होता है। क्या होता है सर? हेनरी होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक हेनरी बराबर क्या होता है? एक हेनरी बराबर जो होता है 10 पर पावर 3 मिली हेनरी होता है, या फिर इसी को 1000 मिली हेनरी भी लिख सकते हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो जी 32 नंबर सवाल है, एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है किसमें? तो प्रतिरोध में होती है। किसमें होती है? प्रतिरोध में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी होती है? विद्युत लेपन में पूछा जा रहा है आप लोगों से, जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली जो धारा होती है उसका नाम होता है डायरेक्ट करंट। कौन सा होता है बच्चों? डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 का क्या लगा रहे हो बच्चों? बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर लगाते चलो और सारे प्रश्नों को याद करते चलो भाई। उसके बाद देखते हैं कहां से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलो 34 नंबर सवाल है आपके सामने, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर क्या होता है? 90 डिग्री का होता है सर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? प्रत्यावर्ती धारा जो कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो उष्मीय प्रभाव को यह प्रदर्शित करती है, यानी कि थर्मल को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और बच्चा पार्टी यहाँ ऑब्जेक्टिव का टेंशन हमारा यूट्यूब पे खत्म हो जाएगा, और उस पीडीएफ में जितना भी क्वेश्चन दिए हैं उसको अगर जो भी बच्चे ले चुके हैं तो भाई अनुरोध बार बार यही करूंगा कि कैसे भी करके एग्जाम तक में उसे खत्म करके पढ़ लो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? पूरे चक्र में पूछा 0 होगा, लेकिन अगर सर अर्ध चक्र में पूछे तो क्या लगाएंगे? अगर हमसे पूछे कि एक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान क्या होगा, तो अर्ध चक्र के लिए होता है 2I नोट बटा में पाई हो जाता है। ये सब याद रखोगे बच्चों, ये अर्ध चक्र के लिए होता है और ये पूर्ण चक्र के लिए 0 होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखो, LR परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है? LR परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है वो होती है √R² प्लस ओमेगा स्क्वायर L²। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। यानी कि फॉर्मूला जो पढ़ा होगा आप लोगों ने, Z बराबर क्या होता है? √, होता है, उसके बाद हमारा R², उसके बाद क्या होता है? ओमेगा, प्लस में ओमेगा हो जाएगा और L ऐसे करके स्क्वायर में लगा होता है। तो इसी को ऐसे प्रकार से लिखा गया। तो बच्चों
बच्चों, घबराना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? वोल्टेज नाम है उसका, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सब आसान आसान प्रश्न है। चलो 39 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? और यह प्रश्न भाई कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो घबराना नहीं है सर। साउंड वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि ध्वनि तरंग जो होता है ये चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, याद रखोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, 40 नंबर सवाल है, गामा किरणों की तरह कौन सा होता है? गामा किरणों की तरह वो हमारा एक्स रेज होता है। क्या होता है सर? एक्स किरण होता है, करेक्ट आंसर डी होगा। क्योंकि बच्चा पार्टी आपको पता होगा गामा किरण और एक्स किरण की दोनों है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग ही होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो 41 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर प्रकृति की बात हो तो वो अनुप्रस्थ होती है, लेकिन अगर ध्वनि तरंगों की प्रकृति पूछे, ध्वनि तरंगों की प्रकृति पूछे तो वो अनुदैर्ध्य होता है बच्चों, ये सब याद रखोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखो 42 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है किसमें? बता दो। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो विक्षेपित हो सकती है उसका नाम होता है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य जो होती है बच्चा पार्टी वो 1 एंगस्ट्रॉम होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43 का। क्या लगा रहे हो बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे क्लास को लाइक करने के लिए भूल गए हो भाई मेरे, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक करते चलना आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल देखो, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पिन छिद्र कैमरा जो कार्य करता है वो प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर कार्य करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 का डी सारे बच्चे लगा सकते हो। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं, 45 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है? विस्थापन धारा है या फिर सिर्फ धारा है, विद्युत धारा है, सबका मात्रक एम्पियर लगाओ ना भाई, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? माइक्रो तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, जल्दी से बता दो। 46 नंबर सवाल का जवाब वो हो जाता है रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या हो सकता है? तालाब की तली जो कुछ उठी हुई प्रतीत होती है उसका नाम होता है प्रकाश का अपवर्तन, ये अपवर्तन के कारण होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये दृष्टि भ्रमण होता है। चलो 48 नंबर सवाल देखो, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब वो अवतल दर्पण होगा। क्या होगा सर? अवतल दर्पण, और इससे आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, याद रखोगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं, 49 नंबर सवाल है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी कि किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति लेंस की क्षमता कहलाती है। और इतना चीज याद रखोगे बच्चा पार्टी, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो आप लगाओगे सर धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, या फिर फोकस दूरी भी पूछ सकता है आप लोगों से, ये उतना ही होता है। देखो लेंस की क्षमता का एक मात्रक जो होता है वो मीटर इनवर्स होता है, और दूसरा जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता यानी कि P बराबर क्या पर है? पावर के लिए P बराबर क्या होगा? 100 बाई फोकस दूरी हो जाएगा। जब हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, यानी कि ये सेंटीमीटर के लिए होता है, तो 100 बटा में फोकस दूरी कितना है? 20 है, तो 20 पढ़चे का 100 हो जाएगा, यानी कि 5 डायोप्टर किस ऑप्शन में दिया गया? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देख रहे हो बच्चों कितना आसान आसान प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग ऐसा वाला आएगा एग्जाम में तो लगा के नहीं आओगे क्या? एक बार चैट सेक्शन में हमें बता दो। चलो 51 नंबर सवाल को देखते हैं, एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होगी? एक सूक्ष्मदर्शी है जिसकी नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, उसकी आवर्धन क्षमता भी सीधे रूप से बढ़ जाती है बच्चों। 51 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो
52 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या हो सकता है? पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। क्या होता है सर? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 53 नंबर सवाल है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का जो रंग दिखाई देगा वो काला होगा। कैसा होगा? काला। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी जो लगभग में होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछे एक स्वस्थ मनुष्य में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तब आप 25 सेंटीमीटर को लगाना। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं। 55 नंबर सवाल है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक है। करेक्ट आंसर ए होगा। देखो अगर हम बात करें प्रकाश की चाल क्या होती है तो वो होता है हमारा 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्या होता है सर? मीटर पर सेकंड होता है। ये तो सर प्रकाश की चाल हो गई। लेकिन अगर पूछे प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक वर्ष में अगर पूछे वो हमारा होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। इतना को याद रखोगे आप लोग। अगर खुला में किलोमीटर में हो तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है। 56 नंबर सवाल है, आपके सामने बड़ा ही अच्छा सा सवाल आ चुका है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है? कौन सा सही होता है सर? हम लोगों ने इसके लिए भी एक नियम पढ़ा है। किसका नियम है सर? ये रेले साहब के नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आई समानुपाती क्या होगा बच्चा? पार्टी 1/λ4 के होता है। ये होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है बच्चों, याद रखोगे 2 नंबर में पूछ सकता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 57 नंबर सवाल है, जीवाश्म की आयु पता की जाती है किसके द्वारा? जीवाश्म की आयु पता होती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा सर? कार्बन डेटिंग के द्वारा। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? जल्दी जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए सर। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? उसका नाम होता है तीव्रता। क्या होता है सर? तीव्रता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 58 नंबर सवाल देखिए, फोटो सेल आधारित है किस पर? फोटो सेल जो आधारित होता है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर होता है आधारित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 59 का बी हो जाएगा। फोटो सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। चलो 60 नंबर सवाल देखो, प्रकाश विद्युत सेल जस्ट हमने बताया है बच्चा पार्टी, फोटो सेल या फिर प्रकाश विद्युत सेल पूछे ये प्रकाश को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो अभी हमने बताया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 का क्या होगा सर? ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है? विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है, यानी कि वो सोडियम हो जाएगा। सोडियम का कितना होता है सर? सोडियम का जो होता है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये याद रखोगे आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखो, परमाणु का आकार निम्न कोटि का होता है। परमाणु का आकार जो होता है बच्चों, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे परमाणु का आकार, तो परमाणु के लिए क्या होता है? 10 पर पावर -10 मीटर होता है। उसके बाद अगर पूछे नाभिक का, क्या पूछेगा बच्चों? नाभिक का अगर पूछे, नाभिक की त्रिज्या की कोटि पूछे तो 10 पर पावर -15 मीटर होता है। ये दोनों को याद रख लो बच्चों, आएगा एग्जाम में दोनों में से कोई, तो आप लोग गलत नहीं करोगे। परमाणु पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाभिक पूछता तो ए लगा देते। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 63 नंबर सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का जो कार्य होता है वो न्यूट्रॉन की गति को मंद करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63 नंबर सवाल का जवाब। चलो 64 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? उसका नाम होता है बामर श्रेणी। कौन सा है सर? बामर श्रेणी। 64 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल को देखिए, 65 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चों वो कंटिन्यूअस होता है, यानी कि सतत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो सर आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। चलो
अगला नंबर सवाल देखिए 66 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में नीले रंग का मान क्या होगा? वही वाला ट्रिक बताएंगे ना भाई, बीबी रोए जीबी। कौन सा होता है? बीबी रोए जीबी, यानी कि बीबी किसके लिए? तो जीबी के लिए रो रही है ना भाई, तो देना तो पड़ेगा ना जीबी। 0 हुआ, 1 हुआ, 2 3 4 5 और 6 किसके लिए पूछा गया? ब्लू के लिए। ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर है। ये इतना ट्रिक याद कर लो ना भाई, बीबी रोए जीबी याद रख लो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल देखो 67 नंबर सवाल है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किसके द्वारा? वो होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। 67 नंबर सवाल का जवाब अगर आप लोग डी को लगा रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा सर? 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो 69 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध डिक्रीज होता है, घट जाता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 70 नंबर सवाल को देखो, पूछा जा रहा है 35 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? तो 35 का निकालना बताया है ना भाई, जल्दी से निकाल दो। आपका आंसर हमारे से पहले आ जाना चाहिए कि 35 का क्या होगा। देखो 2 से लगाएंगे तो 17 दूना के 34 होता है, शेष कितना बता? 1 बचा। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 8 दूना के 16 शेष 1 बचा। उसके बाद फिर से लगाओ, 2 चौके 8 शेष 0 बचा ना, तो 0 लिख दो। उसके बाद 2 दूना के 4 हुआ, शेष कितना बचा? 0 बचा सर। उसके बाद फिर 2 से लगा दो, 2 एकम 2 और शेष भी 0 बचा, यानी कि 10011 1 ट्रिपल, यानी कि नीचे से ऊपर लिखना है भाई। देख लो वो ये 1 है, 0 0 0 0 0 0, उसके बाद 1 1 है, तो बस इतना को लिख दो। ऐसे 2 लगा दो, द्विआधारी पूछा गया ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा लग रहा है? क्या बच्चा पार्टी कौन सा लग रहा है? एक बार देख लिया जाए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो जी बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट था, सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा वाला एग्जाम में आ गया ना भाई, छोड़ के नहीं आओगे आप लोग। ओके चलो जी, और जितने भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, अभी से पढ़ के आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, फिजिक्स में भी कम से कम 80 से 90% लाना चाहते हो, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, तो कॉल करिएगा। मात्र 199 में आपको दिया जा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जिससे कि आप अभी से पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल जरूर करिएगा कि सर हमें 199 वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पीडीएफ चाहिए। ओके बच्चों कॉल करिएगा। मिलते फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और सारे बच्चे क्लास को लाइक करके जाइएगा। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में।